हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 में जो एक पेपर है इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कहाँ का? दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसका जो पेपर हुआ था 2025 में, उसका डिटेल सोल्यूशन। वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को हैंड रिटन सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ, मार्केट में मेरे नाम से 10 ईयर्स अवेलेबल हैं स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स के। ओके, बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाई की है, और ऊपर ऊपर से पढ़ाई के बाद अगर वो मेरे हैंड रिटन सोल्यूशन को देखेंगे तो उनका अपनी पढ़ाई से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, हाँ यार, अगर आप लोग बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा आप लोगों ने और सिर्फ पेपर के सोल्यूशन देखने चाह रहे हो, समझ कैसे आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं अच्छे से, है ना? तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल सोल्यूशन आप लोगों के लिए बना दिया जाए, सब बच्चों के लिए काम आ जाएगा। ओके, एंड इवन ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, ओके, और वो इन 3 यूनिट से होके गुजरते हैं, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस, उनके लिए भी इस पेपर का सोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा रहेगा। बिकॉज डीयू का जो पेपर का लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है, तभी काफी स्टूडेंट हमसे गाइडेंस भी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप बाय अ स्टूडेंट इन अ मिनट। Suppose the probability distribution of x is as follows. Okay, ये दे रखा है x। बेसिकली स्टूडेंट जो है 1 मिनट में वर्ड टाइप करते हैं 40 वर्ड, 50, 60, 70, और ये प्रोबेबिलिटीज गिवन। ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इन अ मिनट x बार बाय 2 स्टूडेंट। तो आपको जो सैंपल लेना है वो दो का सैंपल लेना है। बेसिकली दो का सैंपल लेके सैंपल मीन निकालो और सैंपल मीन का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और फिर वेरीफाई भी करना है दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू दी पॉपुलेशन मीन। ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है सैम्पलिंग से रिलेटेड, और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, मैं स्टार्ट ही हमेशा इस वाले सवाल, मैं कॉन्सेप्ट के बाद मैं इस वाले सवाल से स्टार्ट कराता हूं स्टूडेंट को। तो चलिए देखिए, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा पहले आप लोगों के लिए लिख दिया ताकि मेरा और आपका समय बचे। ओके, तो ये आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है नंबर ऑफ वर्ड्स का जो टाइप बाय अ स्टूडेंट है, एंड दिस इज अ पॉपुलेशन। जो एक्स है रैंडम वेरिएबल है, ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप ऐसे बोल सकते हो पॉपुलेशन रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और इसमें से दो के सैंपल आपको उठा के सैंपल मीन निकालने और उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। चलिए, और उसके बाद आपको ये भी प्रूव करना है दैट सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन जो है, अगर कुछ बच्चों को याद हो ऐसे लिखते हैं, सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन जो है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू प्रूफ करना है तो पहले एक बार म्यू निकाल लेते हैं, मतलब पॉपुलेशन मीन निकाल लेते हैं। तो अगर ये रैंडम वेरिएबल पॉपुलेशन वाला है तो पॉपुलेशन मीन कैसे निकलता है? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे गाइस, 40 का 10% 4, ये 20, ये 18, ये 14, 8 4 12 4 16, 2 3 4 5। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज म्यू इज नथिंग बट समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, जो कि आ रहा है 56। ठीक है, अब आपको दो के सैंपल बनाने हैं, तो सैंपल साइज आपका दो का है, तो दो के ऐसे टोटल कितने सैंपल आप लोगों के पास बन जाएंगे वो हमें चेक करना। ओके, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन साइज की, जिसको हम कैपिटल एन बोलते हैं, वो है 4 का, और अगर मैं सैंपल साइज की बात करूं जिसे हम स्मॉल एन बोलते हैं, वो है 2 का। जब इस टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होता है और इससे आपको 2 3 3 जितने के भी सैंपल बनाने होते हैं, तो इस केस में हम लोग हमेशा विद रिप्लेसमेंट यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज 2, क्या बनेगा? n की पावर n यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, ये बनेगा। नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज 2 हमारे पास बन जाएगा 16 का। ठीक है, फाइन। अब देखते हैं जरा कैसे 16 सैंपल बनेंगे। तो मैं यहीं पे इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं गाइस, 56 याद रखना प्लीज। ओके, बिकॉज मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज वाई। तो 16 देखते हैं, 16 सैंपल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे वैसे तो। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला बनेगा 40 का, ठीक है, 40 का, 40 50 का, ओके, 40 का एंड 40 का। अगला क्या बनेगा? अगला 50 वाला बना लो, 50 का, 50 का, 50 का एंड 50 का। ऐसे होना, मतलब 2 स्टूडेंट जो वर्ड टाइप कर रहे हैं, पहले ने भी 40 किए, दूसरे ने भी 40 किए, पहले ने 40 किए, दूसरे ने 50 किए, पहले ने 40 किए, दूसरे ने 60 किए, फिर उल्टा भी तो हो सकता है ना, दोनों ने 50 किए। फाइन,
50 70 हो गया, तो 4 40 वाले बन गए, 4 50 वाले बन गए, फिर ऐसे ही 60 40 60 50 60 60 60 70, ठीक है। देन उसके बाद 70 वाले 70 40, ठीक है, 70 50 70 60 70 70, ठीक है, फाइन। अच्छा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हो। तो प्रॉपर्टीज जो आप लोगों के पास होंगी, अगर आप निकालना चाहो तो प्रॉपर्टीज क्या बनेंगी? ओके, प्रॉपर्टीज बन जाएंगी जैसे 40 40 है, पहला भी 40 दूसरा भी 40, तो 0.1 इंटू 0.1, 40 50 तो 0.1 इंटू 0.4, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर इनके एक्स बार भी आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ गए कैसे वैल्यूज आ रही है। तो 0.1 एक काम करते हैं, एक्स बार थोड़ा जगह कम बची है, तो 0.01 0.04 इस तरीके से आ गए, ठीक है। फिर 40 60, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइस, 40 60 ये कितना आ गया 0.03, फिर 40 70 के लिए 0.02, फिर 50 40 के लिए 0.04, 50 के लिए 0.16, 50 60 के लिए 0.12, 50 70 के लिए 0.08, फिर 60 40 के लिए 0.03, 60 50 के लिए 0.12, 60 60 के लिए 0.09, 60 70 के लिए 0.06। गाइस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अभी से माफी चाहता हूं आप लोगों से, ओके। चलिए बात करते हैं अब 70 इसकी, 70 40 के लिए अगर मैं बात करूं 0.02, 70 50 के लिए बात करूं तो 2 4 8, 0.08, 70 60 के लिए बात करूं 0.06 और इसके आ गया 0.04। अच्छा, इनके मीन भी आपको चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं आपको सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ना, तो इनके जो मीन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। फिलहाल मैं मीन आप चाहो तो पी से पहले भी लिख सकते थे, पी के बाद भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। बट फिलहाल अगर मैं मीन निकले लिखने इसका चलूं तो क्या आएगा, मीन आ जाएगा इसका, ओके गाइस इधर लिख दूं चलेगा, इसको हटाओ, यहां मीन लिख दो, 40 40 का मीन 40 आएगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, इसका मीन आ जाएगा 45, इसका मीन आ जाएगा 50, इसका मीन आ जाएगा 110 55, इसका 90 और 45, इसका 50, इसका 55, इसका 120 60, ये 50, ये 55 एंड ये 60, समझ गए ना गाइस, टोटल डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, और 60 और 70 130 तो 65 आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर मीन क्या आ जाएंगे 110 डिवाइड बाय 2 55 एंड 70 और 50 120 60 एंड ये हो गया 65 और ये हो गया 70, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो मीन चल क्या कह रहे हैं, मीन चल रहा है 40 45 50 55 60 65 और 70 ये चल रहे हैं। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना जाए, जैसे 40 आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 0.01, ठीक है। एक काम करते हैं थोड़ा तमीज से लिखने, फाइन, तमीज का मतलब है इसको इधर ले जाते हैं, है ना जी। अब लिखते हैं, देखें, ओके, क्या क्या है एक्स बार की वैल्यू 40 45 50 55 60 65 70, और प्रोबेबिलिटी अगर निकालें हम लोग एक्स बार की तो 40 एक ही बार ही आ रहा है 0.01, 45 कहाँ का आ रहा है, 45 आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें 45 यहाँ आ रहा है, 45 यहाँ आ रहा है और 45 कहीं भी नहीं आ रहा, तो 45 इन दो जगह आ रहा है, एक जगह दोनों जगह 0.04 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.08। 50 कहाँ का आ रहा है, 50 यहाँ आ रहा है, 50 यहाँ आ रहा है, 50 यहाँ आ रहा है और 50 इधर भी कहीं आ रहा है, नहीं 50 आ रहा है 3 जगह, तो 3 16 और 3 19 19 और 3 22, तो 0.22। 55 की अगर बात करें तो 55 कहाँ आ रहा है, 55 यहाँ आ रहा है, 55 यहाँ आ रहा है, 55 यहाँ आ रहा है और 55 यहाँ आ रहा है, तो 0.2 12 और 2 14,
ठीक है, 14 और 12 26, और 26 और 2 28, 0.28। 60 की बात करें तो 60 कहाँ कहाँ आ रहा है, 60 ये आ रहा है, ठीक है, 60 ये आ रहा है, और 60 ये आ रहा है। तो क्या हो गया गाइस, 8 और 9 17, 17 और 8 25, ठीक है। 65 अगर देखें यहां आ रहा है 6, और यहां आ रहा है 6, तो 6 और 6 12 हो गया, ठीक है। तो 0.12, और 70 एक ही बार आ रहा है 0.04। ए भगवान, टोटल 1 आना चाहिए, वरना तो पब्लिकली बेइज्जती हो जाएगी बच्चों के आगे। देखो यार, तो अगर हम टोटल देखें, टोटल निकालें तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 8 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26, और 4 30। ओके, गुड है। 2 2 और 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10। यस, आ गया। अब बन गया सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या ये पॉपुलेशन मीन के इक्वल है नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 40 का 1%, ठीक है, मतलब अब आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए प्लीज, चलिए गाइस, मल्टीप्लाई के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 का 1% 0.4 हो जाएगा, और 45 का 8%, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं फिलहाल। मैं फोन वाला नॉर्मल कैलसी यूज कर रहा हूं, और अगर आपको साइंटिफिक अलावा तो उससे भी कर सकते हो। 45 का 8% आ रहा है 3.6, 50 का 22% आ रहा है 11, ठीक है। 55 का 28% आ रहा है, 55 का 28% आ रहा है 15.4, 60 का 25%, 60 का 25% आ रहा है 15, 65 का 12% आ रहा है 7.8, और 70 का 4% आ रहा है 2.8। टोटल करें कितना आ रहा है, 0.4 प्लस 3.6 प्लस 11 प्लस 15.4 प्लस 15 प्लस 7.8 प्लस 2.8, वाओ 56। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज समीशन एक्स बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार विच इज 56, विच इज इक्वल टू बी। यही प्रूव करना गाइस, 10 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना पड़े, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सपोज द नंबर ऑफ आवर पर वीक दैट अ कॉलेज स्टूडेंट स्पेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, कॉलेज स्टूडेंट, जो कोई भी कॉलेज स्टूडेंट जो है ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में जो समय बिताएगा सोशल मीडिया पे वो 20 घंटे बिताएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहेगा, ठीक है, उसका नंबर ऑफ आवर्स का जो कि सोशल मीडिया पे बिताएगा पर वीक वो रहेगा 4 आवर्स। If 60 students are selected randomly, what is the probability that average hours spent by this group on social media in a week is between 19.8 से 21.1 आवर। ठीक है, तो सेकंड के ए में आपको जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ कॉलेज स्टूडेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, और उसका आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तुम्हें गिवन है 20 घंटे बिताएगा एक हफ्ते में, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आप लोगों को गिवन है गाइस 4। तो ये तुम्हारा म्यू है, ये तुम्हारा सिग्मा है, ये एक म्यू है और एक सिग्मा, ठीक है जी। अब एक्स कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है वो तुम्हें गिवन नहीं है। अच्छा, कहा गया अगर आप लोगों ने 60 का सैंपल लिया तो प्रोबेबिलिटी निकालो दैट सैंपल मीन जो रहेगा 19.8 से 21.1 आवर्स, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब यार अगर आपको सैंपल मीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होना चाहिए। पॉपुलेशन रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वरना कंडीशन क्या होती है, जो भी रैंडम वेरिएबल पॉपुलेशन वाला होता है, अगर वो जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, लेट अस सपोज नॉर्मल फॉलो कर रहा है, तो सैंपल मीन को भी हम नॉर्मली फॉलो कराते थे। बट अगर पॉपुलेशन रैंडम वेरिएबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो सैंपल साइज डिसाइड करता था कि हमें क्या लेना चाहिए। मैंने बहुत प्यारा वीडियो बना रखा है CLT का, नया वीडियो 2026 में डाला, आप जरूर देखिएगा उसमें, जहां पे जब सैंपल साइज 30 से बड़ा होता है तो हम सैंपल मीन को नॉर्मल क्यों मानते हैं। फिलहाल तो n जो है 60 विच इज ग्रेटर देन 30 मीन्स सैंपल मीन फॉलोज
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना यूजिंग CLT, ये लाइन लिख देना, सेंटर लिमिट थ्योरम। तो सैंपल मीन गाइस अगर नॉर्मल फॉलो कर रहा है, इट मींस एक्स बार जो है वो नॉर्मल फॉलो कर रहा है विद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होता है एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार होता है बच्चों, यही होता है। चलिए अगर हम बात करें, देखो यार 3 पैटर्न आते हैं जो यूनिट 1 है, उसमें से 3 पैटर्न फॉर श्योर आते ही आते हैं। क्या क्या वो 3 पैटर्न है? पहला जो पैटर्न मैंने बढ़ाया है वो सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा पैटर्न जो आप लोगों के पास आता है CLT का, और तीसरा आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का। ठीक है, चलिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार सारे बच्चे जानते हैं म्यू होता है, जो कि तुम्हें 20 गिवन है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार को स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, इसमें मैं बहुत चर्चा भी कर चुका हूं सोशल मीडिया पे भी। सिग्मा बाय रूट एन कहते हैं जिसने हम लोग, क्योंकि कैपिटल एन इंफॉर्मेशन नहीं है तो विद रिप्लेसमेंट लगाएंगे। सिग्मा मेरे पास कितना है, 4 है, और ये कितना है, 60 है। तो एक काम करते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिलहाल तो मेरे पास नॉर्मल कैलसी भी आ चुका है, तो पहले तो 60 का स्क्वायर रूट देखते हैं क्या है। 60 का स्क्वायर रूट आ रहा है 7.74 समथिंग, फिर 4 से डिवाइड करेंगे उसको, ओके ये आ रहा है 0.5164, 0.51। अच्छा कुछ बच्चे 3 डिजिट लेना चाहते हैं, 3 डिजिट लेके कर ले पॉइंट के बाद, कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनली एक्स बार फॉलोज नॉर्मल कितना आ गया गाइस, 20,0.5164 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेरिएंस लिखते हैं हम। अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है या वो तो आप निकाल लोगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार चेक कर लूँ, 19.8 से 21.1 है, 5 नंबर का सवाल है गाइस, बहुत आसान सवाल है। 19.8 से 21.1, तो इसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे कैसे, मीन माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करेंगे। इसे z कर दूं डायरेक्ट, 21.1 माइनस 20, 0.5164। चलो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। सो 20 माइनस 19, एक सेकेंड, 20 माइनस 19.8 डिवाइड बाय 0.5164 आ रहा है माइनस का 0.3872, और ये कितना आ जाएगा गाइस, 21.1 में से 20 माइनस किया, 1.1 डिवाइड बाय 0.5164, 2.130। तो टेप अगर आप बनाए फॉर्मूला तो यहाँ पे माइनस 0.3, यहाँ 21.2.130 आ जाएगा, तो ये एरिया निकाल रहा है। ठीक है ना, फाइन। तो चलिए टेबल मैंने वैसे निकाली भी आप लोग की, ये रही टेबल, और अब हम जा रहे हैं कौन सी टेबल पे, Z टेबल पे। आजा भाई, Z कहाँ गई, ओके नहीं Z निकल गई, इसके बाद आनी चाहिए, हाँ। तो आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी Z लेस देन 2.130 माइनस प्रोबेबिलिटी Z लेस देन माइनस 0.3872। ठीक है, तो 2.130 के लिए पॉजिटिव टेबल देखनी पड़ेगी, तो 2.1 और 3 ले लेते हैं। 2.1 ये रहा, और 3 हो जाएगा, 1 2 3 4, चौथा नंबर। ठीक है, 2.1 1 2 3 4, 0.9834। ठीक है जी, 0.9834 और माइनस 0.3872, माइनस 0.387 ले लेते हैं, माइनस 0.38 भी नहीं है, माइनस 0.38 ही ले लेते हैं। चलो ओके, 8 क्या है, लास्ट वाला है, एक मिनट चेक कर लें, लास्ट वाला 9 है, और हमारा है माइनस 0.3872, तो माइनस 0.39 ही ले लेते हैं, माइनस 0.39, 0.3482, 0.3482, इसे घटा लेंगे इस, तो अगर हम इसे घटाते हैं तो 0.9834 माइनस 0.9834 माइनस 0.3482, 0.6352 आ रहा है। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस सेकंड का बी देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं लेट द रैंडम वेरिएबल x, y एंड z हैविंग अ मीन 2, -3 एंड 4। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का सवाल है, मैंने बताया था ना 3 टाइप है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन, CLT और लीनियर कॉम्बिनेशन। And the variance is 152, variances as 152 respectively. Moreover, the covariance between x and y is -2, x and z -1, y and z 1. Find the mean and variance of this.
लीनियर कॉम्बिनेशन। तो गाइस मैंने थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा क्या पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने लिख दिया है। दीज आर एक्सपेक्टेशंस, दीज आर वेरिएंसेस, 2 माइनस 3 4 ही है ना, हाँ, एंड कोवेरियंसेस, ठीक है। तो मीन और वो निकालना है हम लोगों को वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू। देखिए स्टार्ट करते हैं, आसान सवाल है, 5 नंबर तो नहीं 2-3 नंबर का बनना चाहिए था कायदे से। अब आप कहोगे सर फ्री में नंबर कुछ तो मिलने दो हमें, आप कुछ कहेंगे किस बात के फ्री के नंबर, हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो अच्छे से पढ़ो यार प्लीज। चलिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू की अगर बात करें तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना है, 2 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कितना है, -3 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड कितना है, 4 है। तो ये आ गया 6 + 3 + 8, 6 और 3 9 और 8 17, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू आ गया 17। इसका वेरिएंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। तो वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू की अगर हम बात करेंगे तो वेरिएंस ऑफ 3x माइनस में y प्लस में 2z, ओके। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, वेरिएंस ऑफ 3x प्लस वेरिएंस ऑफ -y प्लस वेरिएंस ऑफ 2z प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ 3x माइनस y प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ -y 2z प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ 3x 2z, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। चलिए देखते हैं ध्यान से, इसको सॉल्व करें तो दिस विल बिकम 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x, दिस इज वेरिएंस ऑफ y बिकॉज -1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसमें 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 4 वेरिएंस ऑफ z, ओके। यहां से कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, जो स्केलर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, सो 3 और -1 बाहर आएंगे मल्टीप्लाई होके, तो दिस विल बिकम -6, एक सेकेंड, हाँ -6 हो जाएगा ये, -6 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यहां से -1 और 2 -2 बाहर आएगा तो -4 कोवेरिएंस ऑफ वाई जेड, एंड ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 12 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। बस अब आपको वैल्यूज पुट कर देंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स वाई जेड कितने कितने गिवन है आप लोगों को गाइस, 1 5 और 2, 1 5 और 2, तो 1 5 और ये तो मैं 2 गिवन है तो ये 8 हो जाएगा, -6 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई -2 है, ठीक है जी, कोवेरिएंस ऑफ वाई जेड +1 है, ठीक है, एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स जेड -1 है, ठीक है। तो 9 और 5 14 और 8 22, 22 और 12, 22 और 10 32 और 2 34, 34 -4 -12 16 माइनस हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 18 आंसर। 5 नंबर का सवाल था, कुछ मिनट भी नहीं लगे इसको सॉल्व करने के, ठीक है। सैम्पलिंग 20 नंबर कवर करेगा, आप देख चुके हो, 20 नंबर बहुत होते हैं गाइस, पहले 20 ये कर लो, 10-12 एस्टिमेशन के कर लो, पहले पास हो जाओ, उसके बाद मारो 90 तक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस थर्ड का ए पार्ट देखिए क्या कह रहा है, शो दैट सिग्मा हैट स्क्वायर इज अ बायस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर, एंड अब एस्टिमेशन के क्वेश्चन चालू हो गए, ओके। सपोज म्यू इज नोन एंड डज नॉट हैव एस्टिमेटेड बाय एक्स बार, शो दैट दिस इज एन अनबायस्ड। ये अच्छा करा एग्जामिनर ने दिया, मतलब जो रट्टा मार के 2-4 सवाल जाते थे ना, वो तो अगला पार्ट जरूर नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए सिग्मा हैट स्क्वायर आपको ये गिवन है, क्या पहले लिख दूं, थर्ड का ए, सिग्मा हैट स्क्वायर इज समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर बाय n, यही है, बिल्कुल यही। हमें बताना है ये सिग्मा स्क्वायर का बायस्ड एस्टिमेटर है, मतलब हमारा टू प्रूफ पता है क्या है गाइस, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा हैट स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तभी तो ये इसका बायस्ड एस्टिमेटर बनेगा। नाउ हाउ शुड वी प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करेंगे, सिग्मा हैट स्क्वायर ये आ गया xi स्क्वायर x बार स्क्वायर 2xi x बार अपॉन में n। अभी मैं एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए काफी बच्चे, एंड ओके दिस इज समीशन xi स्क्वायर प्लस समीशन x बार स्क्वायर माइनस में समीशन 2xi x बार। अभी मैंने ना एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया, तो इट मींस अभी मैं एक ही सैंपल पे स्टक हूं, तो एक सैंपल पे अगर मैं स्टक हूं तो
सैंपल मीन एक सैंपल का तो एक ही होगा, तो समीशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर इज एन एक्स बार स्क्वायर। 2x बार बाहर ले लो, समीशन ऑफ एक्स आई बच जाएगा। ओके फाइन। ये कैलकुलेशन बच्चों आगे तक इकोनोमेट्रिक्स में भी बहुत यूज होगी। तो एन एक्स बार स्क्वायर 2x बार समीशन एक्स आई को आप एन एक्स बार बोल सकते हैं। हाँ जी ओके। फाइनली समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस में एन एक्स बार स्क्वायर माइनस में 2nx बार स्क्वायर बचेगा अपॉन में n, एंड द न्यूमरेटर पार्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर को काफी टीचर डायरेक्टली यही लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया। बच्चों ये एन एक्स बार कैसे आया आपको पता है ना, एक्स बार क्या होता है समीशन एक्स आई बाई एन, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो समीशन एक्स आई आ जाएगा। और यहाँ पे एन क्यों आया, बिकॉज सिंगल सैंपल के लिए एक्स बार एक कांस्टेंट नंबर है। ओके तो एक्स बार स्क्वायर भी एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, और समीशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है एन टाइम्स कांस्टेंट। ये तो बेसिक स्टैट्स है, आपको आनी चाहिए। चलिए तो मैंने सिग्मा हैट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख लिया, समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर अपॉन में एन। अब मुझे इसका एक्सपेक्टेशन सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं लेकर आना, तो मैंने बेटा एक्सपेक्टेशन लगाया यहां पे। ओके समीशन यहां भी एक्सपेक्टेशन आ जाएगा और यहां भी एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। ठीक है ऐसा बच्चा फाइन, ध्यान से देखना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। बोलिए यार वेरिएंस ऑफ एक्स आई होता है ना ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, वहां से निकाल लिया। और यहां से अगर मैं n को बाहर ले लूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर बचेगा। अब जब एक्सपेक्टेशन लग गया ना एक्स बार पे, तो इसका मतलब जितने भी एक्स बार है उन सबको काउंट कर लिया गया है, तो अब वो रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। ओके वेरिएंस ऑफ एक्स आई सिग्मा स्क्वायर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई म्यू होता है। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए गाइस। ठीक है एक्स आई रैंडम वेरिएबल पॉपुलेशन वाला, ई ऑफ एक्स आई म्यू होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई सिग्मा स्क्वायर होता है। अच्छा इसको भी इसी तरीके से ओपन कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर को लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं कुछ। उसके बाद ये पॉपुलेशन पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं ना, समीशन ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा n टाइम्स कांस्टेंट। ओके जी, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार सबको पता है क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय n होता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू होता है, ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर चल रहा होगा। फाइनली आपके पास आ जाएगा n सिग्मा स्क्वायर प्लस में n म्यू स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस n म्यू स्क्वायर बटे में n म्यू स्क्वायर से n म्यू स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर से सिग्मा स्क्वायर कॉमन लोगे तो n माइनस 1 बाय n आ जाएगा, विच इज नॉट कमिंग आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर। हेंस सिग्मा हैट स्क्वायर इज द बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अब हम लोग बढ़े, नेक्स्ट मेरे पास है सिग्मा हैट स्क्वायर अगर समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार ना होके म्यू आ जाएगा तो कहता है बायस बन जाएगा। ओके जी म्यू आ जाएगा, मतलब अभी तक जो एक्स बार आ रहा था, एक्स बार तो सैंपल मीन था, बड़ा पॉपुलेशन मीन यहां पर आ गया। ठीक है तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। मैंने वैसे इसको हैंड रिटन सॉल्यूशन में अलग तरीके से किया है, बट अभी मेरा मन इसको किसी और अलग तरीके से करने का है। देखिए कैसे करेंगे प्लीज। चलिए गाइस देखिए, तो फाइनली इसको मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूं। ऑब्वियसली यार जब मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन कर रहा था तब मेरा दिमाग कुछ और चला था, अब कुछ और चला। मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट आप सोशल मीडिया वाले सॉल्यूशन पे प्लीज बिल्कुल भी रिलाई ना करें। ओके अरे बतेर गलतियां होती हैं उसमें। एक्सपेक्टेशन लिया मैंने पहले, इसमें इस अंदर वाले पोर्शन को मैं खोल रहा हूं। ठीक है म्यू स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई म्यू अपॉन में। ठीक है जी ऐसा कुछ आएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े अब, समीशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर, 2 म्यू को बाहर ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है जी। अच्छा ये वाले को हमने अनबायस्ड एस्टिमेट प्रूव करना है, अब हमें 2 प्रूव करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा हैट स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर। ठीक है चलिए इसको वही लिख दो, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर, पता है क्यों, क्योंकि म्यू पॉपुलेशन मीन है
वो कांस्टेंट होता है, तो म्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है और एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज भी कांस्टेंट। ठीक है, आ जाइए इधर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज म्यू एन। बेटा समीशन ऑफ एक्स आई लगता है तो एन एक्स बार टाइप आता है, बट एक्सपेक्टेशन जब लग जाता है तो हम पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन कवर कर लेते हैं। तो अब इधर अगर हम लोग आते हैं, देखो यार, ये सिग्मा स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर और ये 2 म्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। समीशन ऑफ एन सिग्मा स्क्वायर बाय एन आ गया, प्रूफ खत्म। ठीक है, फाइन। अच्छा दूसरा तरीका बता दूं क्या, तो मैंने उसमें किया हुआ है हैंड रिटन सोल्यूशन। कोई बच्चे कह रहे होंगे सर वो भी बता दो, फिलहाल आप ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर मैं यहां से चीजें चालू करता हूं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा हैट स्क्वायर इज समीशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर बाय एन, ये लिखता हूं। ठीक है, ओके, इसको मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई बोल सकता हूं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, इट इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स आई, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज सिग्मा स्क्वायर एंड दिस इज एन सिग्मा स्क्वायर। ये आसान लगा, बट क्या तुम्हें पता था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस ई ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई होता है? नहीं, कुछ को पता होगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट काफियों को नहीं पता। तो इट्स अप टू यू, आप ये यूज करो, ये यूज करो, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम अब थर्ड के बी पे, जो कि है पॉइंट एस्टिमेशन का क्वेश्चन। फाइन, चलिए देखते हैं थर्ड का बी। चलिए गाइस देखिए थर्ड के बी में क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है, पॉइंट एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। सपोज अ रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग पीडीएफ। ओके, assume k is known, obtain method of movement estimator for theta, assume k is known, MLE से निकालना है थीटा। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, आपको एक पीडीएफ गिवन है, तो मेथड ऑफ मूवमेंट यूज करके आपको सॉल्व करना है और एमएलई यूज करके आपको थीटा को एस्टिमेट करना है। के नोन पैरामीटर है। ओके, के बेसिकली आप कह सकते हो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हो उसके लिए। चलिए स्टार्ट अगर हम लोग करें, सबसे पहले मेथड ऑफ मूवमेंट, मैं शॉर्ट में मॉम बोलता हूं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट। फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट जो कि क्या होता है गाइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन के से इंफिनिटी एक्स थीटा के की पावर थीटा 1 बाय एक्स की पावर थीटा प्लस 1 dx। ठीक है, फाइनली के से इंफिनिटी एक्स एक्स कट जाएगा एंड थीटा के की पावर थीटा एक्स की पावर थीटा dx बच जाएगा। ओके, सिंस dx है तो जो थीटा और के वो सब है वो कांस्टेंट है इसके लिए, तो उसको बाहर ले लीजिए और के से इंफिनिटी एक्स की पावर माइनस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। एक्स की पावर माइनस थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स की पावर 1 माइनस थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा। ठीक है, के से इंफिनिटी। फाइन, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो थीटा के की पावर थीटा, पता जब आप इसमें इंफिनिटी डालोगे ना तो इंफिनिटी की पावर 1 माइनस थीटा, थीटा ना एक से बड़ा है तो 1 माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा और इंफिनिटी की पावर नेगेटिव नंबर 0 होता है। ओके, तो दिस विल बिकम 0 एंड दिस इज के अपॉन में 1 माइनस थीटा। अच्छा, अगर मैं माइनस हटाना चाहूं तो इसे थीटा माइनस 1 कर दूं, चलेगा? और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे के की पावर 1 माइनस थीटा, आई एम सॉरी क्योंकि यहाँ के पुट करेंगे ना, तो थीटा के की पावर थीटा के की पावर 1 माइनस थीटा अपॉन में थीटा माइनस 1, तो ये बच जाएगा थीटा के अपॉन में थीटा माइनस 1, ये बच जाएगा। भाई यार ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे ना, थीटा से थीटा निकल लेगा। चलिए आगे अगर अब हम बढ़े, नेक्स्ट आता है फर्स्ट सैंपल मोमेंट विच इज एक्स बार। तो जब एक्स बार को मैं इसके इक्वेट करूंगा के थीटा अपॉन थीटा माइनस 1 के बेटा, तो एक्स बार थीटा माइनस एक्स बार इक्वल टू के थीटा,
एक्स बार थीटा माइनस में के थीटा अपॉन इक्वल टू एक्स बार, थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स बार माइनस के इक्वल टू एक्स बार, तो थीटा हैट आ जाएगा एक्स बार अपॉन एक्स बार माइनस के। चेक कर लो, एक्स बार अपॉन एक्स बार माइनस के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं किससे, एमएलई से। मैंने एमएलई का बहुत प्यारा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, देखना ही पड़ेगा अगर आपको आता नहीं है तो। सो बात करते हैं एमएलई की। सो एल ऑफ थीटा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, आई 1 से n, जो भी पीडीएफ है। और पीडीएफ क्या है, एक बार दोबारा यहां से देख लूं, क्या है पीडीएफ, थीटा के की पावर थीटा, थीटा के की पावर थीटा 1 बाय एक्स आई थीटा प्लस 1, कुछ ऐसा ही होल है, चलेगा ऐसे ही। अच्छा, कुछ बच्चों को लगा ऐसे को लिख दिया, गाइस 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होती है। ठीक है, लॉग ले लीजिए, तो लॉग लेंगे, सो दिस विल बिकम समीशन बच्चों आई, तो यहां पे आ जाएगा लॉग थीटा के थीटा 1 बाय एक्स आई की पावर थीटा प्लस 1। ठीक है, ओके जी। आगे अगर हम लोग बढ़े, नेक्स्ट समीशन आई 1 से n, दिस विल बिकम log थीटा, दिस इज log k की पावर थीटा, दिस इज log 1 बाय एक्स आई की पावर थीटा प्लस 1। log की प्रॉपर्टी से ओपन कर दिया। ठीक है, अभी मैं अंदर वाला पोर्शन दोबारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। दिस इज log थीटा, दिस इज थीटा log k, okay, and this will become theta plus 1 ln 1 by xi। ठीक है, ये बचेगा। अब अगर मैं समीशन अंदर लेके जाऊं, so this will become n log theta, this is n theta log k, this is theta plus 1 summation 1 by xi। ओके, फाइनली जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास बचेगा बेटा n बाई थीटा, दिस इज n log k, दिस इज समीशन 1 बाय एक्स, ऐसे कुछ आएगा। ओ, एक छोटी सी मिस्टेक, ln चल रहा है, समीशन ln 1 बाय एक्स। ओके, नाउ फॉर मैक्सिमाइजेशन d बाई डी थीटा और log of theta equal to 0, so n by theta plus n log k plus summation ln 1 by xi equal to 0। तो इसको उधर भेज दो, फिर थीटा इधर, तो बेसिकली थीटा हैट आ जाएगा। इट इज अ बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर सकते हो। ln 1 by xi समीशन ln 1 by xi। ठीक है, इतना मत छोड़ देना यार, मैक्सिमाइजेशन के लिए सेकेंड ऑर्डर भी करना। तो जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो वो आ जाएगा माइनस एन बाय थीटा स्क्वायर। ठीक है, विच इज लेस देन 0, हेंस एल ऑफ थीटा इज मैक्सिमम एंड थीटा हैट इज दिस। अच्छा सवाल था, कितने नंबर कवर कर रहा है देखो, एक सेकेंड, आ जाओ भाई, बी पार्ट 10 नंबर गाइस, कितना आसान है। तो 20 और 20 40 नंबर आ गए हमारे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के होंगे। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत रहता है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो कैलकुलेशन पार्ट के लिए मैं अपने जो हैंड रिटन सोल्यूशन है उसको फॉलो करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा एंड क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। बस आप सोच लो, अब इससे पहले 3 सवालों में जो मैंने कैलकुलेशन भी खुद किए वो मैं अब नहीं करने वाला। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन है, assuming that the yield in ton per hectare for paddy rice is normally distributed with mean mu and variance sigma square। ठीक है, for a random sample of 5 district in Punjab the yield in ton per hectare in the year 22-23 was this। 5 का सैंपल उठाया, resulting in a sample mean of 4.414 and a sample standard deviation is this। तो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन दे रखा है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो ये आपको, अगर मैं वैसे बात करूं तो n आपके पास 5 है, सैंपल मीन आपको दे रखा है और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है कितना 0.650। ये कैलकुलेट ही कर दिया लोग। फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू।
तो अगर पॉपुलेशन मीन के कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने होते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो Z डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जाए या T डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जाए। ओके, Z कब अप्लाई करते हैं, T कब अप्लाई करते हैं, पहले देखते हैं। जब n 40 से छोटा होता है और सिग्मा नॉट नोन होता है, जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करेगी तो T अप्लाई करेंगे, अदरवाइज Z अप्लाई करेंगे। और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही है, n 40 से छोटा है और सिग्मा पता नहीं है, S तुम्हें दे रखा है, तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू निकालना है। तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊं। देखो गाइस, इसी के नीचे सोल्यूशन है, मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लो। आजा भाई, ये आ गया सोल्यूशन, दिख रहे हो गाइस। तो बड़ी ही मेहनत से मैंने खुद सोल्यूशन किया है, किसी का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है। मैं पेपर हमेशा खुद ही सॉल्व करता हूँ, ना किसी स्टूडेंट से कराता हूँ ना किसी से। चलिए, तो फोर्थ एक सेकेंड, आजा भाई, ये रहा, यही ना सैंपल मीन, ये रहा स्टैंडर्ड डिवीजन, ये रहा, n 5 है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा होती है, अल्फा 10% हो गया, टू साइडेड है, कुछ भी मेंशन नहीं था, टू साइडेड निकलते हैं, अल्फा बाई 2 हो गया। फिर ये T 0.05, 4 क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज n माइनस 1, जो कि टेबल से अगर चेक करोगे तो 2.132 मिलेगी। टेबल दिखा दूं, T टेबल, ओके, 5% पे 4, ये 2.132, ठीक है गाइस। फाइनली फॉर्मूला ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू ये होता है आपके पास x बार माइनस टी वैल्यू इंटू में s बाय रूट n, x बार प्लस टी वैल्यू s बाय रूट n, सारी वैल्यूज पुट कर दी गाइस, और दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमारे पास आ चुके हैं। ओके, एक काम करते हैं, मैं पेपर दोबारा डाउनलोड कर लेता हूं ताकि मुझे ऐसे पीछे ना जाना पड़े, मतलब चलिए गाइस, फोर्थ का बी देखिए क्या कह रहे हैं। इन अ स्टडी ऑफ हैबिट ऑफ प्रोग्राम वाचिंग एन OTT प्लेटफॉर्म, इट इज डिजायर्ड टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ आवर दैट एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्पेंड्स वाचिंग प्रोग्राम ऑन OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, हमें निकालना है एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑन एन एवरेज कितना समय लगाता है OTT प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इफ इन्वेस्टिगेटर बिलीव दैट ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर बिटवीन 0 आवर्स एंड 70 आवर एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट टू स्क्यूड, कहता है जो भी स्टूडेंट पकड़ लो टाइम 0 से 70 आवर के बीच का ही निकलेगा उनका कुछ ना कुछ, ठीक है। भाई तू कितना टाइम देखता है, तू कितना टाइम देखता है, तू कितना टाइम देखता है, कहेगा भाई मैं तो 10 घंटे देखता हूँ, 20 घंटे देखता हूँ, 30 घंटे देखता हूँ, तो उससे 0 से 70। What sample size would appropriate for estimating the true average time to within 5 hours with a confidence level of this? Okay. तो आपको ये जो within दे रखा है ना, हमें निकालना है क्या सैंपल साइज होना चाहिए जिससे कि एक्चुअल पॉपुलेशन मीन और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मीन जो होता है उनके बीच में जो दूरी होती है वो विद इन 5 की होगी, विद इन 5, इसको हम लोग कहते हैं एरर, ठीक है। जो कि जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं तो उस केस में एरर होता है z अल्फा बाई 2 इंटू में स्टैंडर्ड एरर ऑफ x, ठीक है। जब भी विद इन वर्ड होता है वो एरर होता है, ध्यान रखना। कुछ लोग उसको विथ ले लेते हैं, विथ नहीं लेना उसको, ठीक है। चलिए जी, अब यार z निकल जाएगा, 1 माइनस अल्फा 95 है, अल्फा 0.05 हो जाएगा, अल्फा बाई 2 0.025 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा 0.95 है, अल्फा 0.05 हो जाएगा, अल्फा बाई 2 0.025 हो जाएगा, z 0.025 1.96 हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट सिग्मा? तो ध्यान रखना, जो भी पॉपुलेशन डेटा है वो 0 से 70 के बीच कुछ भी हो सकता है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह स्क्यूड नहीं है। तो एक रूल ऑफ थंब याद रखना, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन होता है। रेंज जो होता है गाइस वो होता है 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और मान लो अगर यही पूरी तरह पॉपुलेशन नॉर्मल फॉलो कर रहा होता ना, तो रेंज जो होता है ना वो होता है 6 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लार्जेस्ट क्या है 70, स्मॉलेस्ट क्या है 0। तो इस तरीके से हम सिग्मा इसमें कैलकुलेट करेंगे। फाइन, तो देखो मैंने किया भी होगा शायद यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, सिग्मा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय 4, फिर n का ये फॉर्मूला होता है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लो, ये एरर है, और 47.07 आ रहा है, तो हमेशा अगला नंबर लेना है, राउंड ऑफ हमेशा अगले के लिए करना है, जितना सैंपल साइज बड़ा उतना मॉडल अच्छा। फाइन, 48। सो डन, सिंपल क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने पता ये डिवॉर में बहुत जगह छुपा हुआ सा पार्ट है, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। हाँ, एग्जामिनर सोचा कुछ ऐसा दूं जो बच्चे पूरी डिवॉर ना पढ़े तो कहीं ना कहीं अटक जाए। चलिए सी पार्ट में आते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे फॉर डेवलपिंग कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका, let P1 and P2 be respective proportion of preschool children with chronic malnutrition, stunning,
if respective random sample of N1 1300, N2 1100 yield X1 इतना, X2 इतना, children with chronic malnutrition find an approximate 95% confidence interval proportion. proportion के निकालने हैं, P1 माइनस P2 का निकालने हैं, तो पहले P1 हैट माइनस P1 हैट और P2 हैट चाहिए होगा. वो कैसे निकलेगा? प्रोपोर्शन निकालने हैं इसके क्रोनिक मैलन्यूट्रिशन के. पहले का आएगा 5110 by 1300, दूसरे का आएगा 385 by 1100. बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए गाइस. देखो N1 N2 X1 X2 लिख दिए, P1 हैट आ गया ये, P2 हैट आ गया ये. वेरिएंस क्यों चाहिए मुझे? बिकॉज जो फॉर्मूला होता है ना P1 हैट माइनस P2 हैट का, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ P1 माइनस P2 का वो होता है P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस ZL प्लस माइनस Z अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट. स्टैंडर्ड एरर के लिए वी नीड वेरिएंस, तो इसलिए मैंने पहले वेरिएंस निकाला हुआ बेटा. तो वेरिएंस ऑफ P1 हैट इज माइनस P2 हैट इज वेरिएंस ऑफ P1 हैट प्लस वेरिएंस ऑफ P2 हैट. ये पता होना चाहिए प्लस क्यों आ रहा है बीच में. हाँ, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, इसका वैल्यूज पुट कर दी, ये आ गया. कुछ लोग इसमें एक पी हैट निकाल के भी करना चाहते हैं, एक कंबाइंड पी हैट निकाल के करना चाहते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. स्टैंडर्ड एरर के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दिया और कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दी एक एक करके. P1 हैट माइनस P2 हैट जो 0.385 और पॉइंट इसको इसमें माइनस कर गया, वो P1 हैट माइनस P2 हैट आ गया. बाकी वैल्यूज पुट कर दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दैट्स ऑल, थैंक यू. चलिए गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं. अब आएंगे सारे सवाल हाइपोथेसिस के. देखिए क्या कह रहा है. The incidence of a certain type of disease in some tropical country ABC is believed to be 1 in 75. 75 में से एक लोगों को होगा ही होगा. तो मतलब कोई भी 75 लोग अगर आप उठा लो तो उसमें से एक बंदा निकलेगा ही निकलेगा जिसको ये बीमारी हो सकती है. और रैंडम सैंपल ऑफ 800. तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 75 की पॉपुलेशन है, सैंपल 800 कैसे हो जाएगा? अगर मान लो आप लोगों ने 1 लाख लोग उठाए तो 75 के ग्रुप बना दो अलग अलग, उसमें से एक एक बंदे को अगर बीमारी निकलेगी, ठीक है, तो देख लो कितने लोगों को टोटल बीमारी निकलेगी. मान लो जैसे कि एक सेकंड ना, अगर मैं 1 लाख बात करूं और 1 लाख में 75 के अगर ग्रुप बनाऊं 75 के, तो अप्रोक्सीमेटली 1333.33 तो नहीं बट 1313 ग्रुप बनेंगे. तो हर ग्रुप में एक बंदा होगा, तो 1333 आई एम सॉरी, तो 1333 लोगों को बीमारी होगी आउट ऑफ 1 लाख. फाइन, समझ गए? तो रैंडम सैंपल ऑफ 800 इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कंट्री रिवील 16 हु हैव अ सच डिजीज. 800 में से 16 लोगों को डिजीज निकला. कैन इट बी कंक्लूडेड दैट इंसिडेंट रेट ऑफ दीज डिजीज अमंग द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट डिफर फ्रॉम द प्रिज्यूम रेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो हमें चेक करना है कि दैट इंसिडेंस रेट ऑफ दिस डिजीज अमंग द रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट. इसने तो बोला भाई 75 में से एक को निकलेगी, ये तो उसने फाइनल बोल दिया. तो इसने अज्यूम कर लिया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज 1/75, सैंपल प्रोपोर्शन इज 16/800. तो हमें बताना है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ये इतना होगा या नहीं होगा. स्टेट एंड टेस्ट द रेलेवेंट हाइपोथेसिस यूजिंग द सिग्निफिकेंट लेवल. व्हाट टाइप ऑफ एरर माइट यू हैव कमिटेड इन द रीचिंग दिस कंक्लूजन. सो देखो मैंने किया होगा यहाँ पे. अच्छा मेरे दोस्त, ओके देख लीजिए. P1/75 प्रिज्यूम रेट मतलब ये मान लिया, सॉरी इंसिडेंट रेट ये मान लिया, ठीक है, एंड P अज्यूम कर लिया. एक सेकेंड. कैन इट बी कंक्लूडेड दैट इंसिडेंट रेट ऑफ दिस डिजीज अमंग द रेजिडेंट ऑफ स्टेट डिफर फ्रॉम द प्रिज्यूम रेट. ठीक है, तो प्रिज्यूम रेट जो है वो 1/75 है, ठीक है, और इंसिडेंट रेट मतलब एक्चुअली में जो निकलेगा लोगों को बीमारी, उसको P मान लिया. तो P 1/75 होगा या नहीं होगा मुझे चेक करना है. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल ली, P हैट माइनस P अपॉन में दिस, वैल्यू पुट करी, ये आ गया. क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी Z अल्फा बाय 2, 0.05, 1.96. अब आपके पास ये वैल्यू देखो कहां लाई कर रही है, 1.67 इसके बीच में लाई कर रही है, तो डू नॉट रिजेक्ट हो जाएगा. तो डू नॉट रिजेक्ट का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रेट और प्रिज्यूम रेट सेम हो जाएंगे, ठीक है ना. ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एविडेंस, ये लाइन जरूर यूज करना. वी डू नॉट रिजेक्ट H0, हेंस इंसिडेंट रेट ऑफ डिजीज अमंग द रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट सेम एज द प्रिज्यूम रेट फॉर एंटायर पॉपुलेशन. ठीक है. अब पॉसिबिलिटी ऑफ एरर क्या, हमने डू नॉट रिजेक्ट किया है, तो जब डू नॉट रिजेक्ट करते हैं एक्सेप्ट H0 करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के एरर को हम टाइप 2 एरर बोलते हैं बच्चों. देखो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज टाइप 2 एरर बिकॉज वी एक्सेप्ट H0 एंड माइट बी इट इज फॉल्स. ओके, टाइप 1 टाइप 2 एरर की वीडियो डाली है मैंने यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें इसने मुझसे P वैल्यू भी मांग ली. कह रहा व्हाट P वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस टेस्ट, बेस्ड ऑन P वैल्यू कैन द नल हाइपोथेसिस बी रिजेक्टेड एट सिग्निफिकेंट लेवल. तो जब भी हम P वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसका वीडियो मैंने YouTube पे डाला हुआ है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इट इज अ 2 टेल टेस्ट.
तो when test statistic is positive, p value is twice of probability is at greater than that area. When test statistics is negative, p value is twice of probability is at less than that value. ठीक है, तो मेरे ख्याल से टेस्ट स्टैट्स पॉजिटिव आई है, तो ट्वाइस दिस, ये आ गई p वैल्यू, z लेस देन 1.6 किया, वैल्यू आ गई. अब इसको 20% से p वैल्यू, अभी सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना मैंने अभी, हाँ अब किया, 9.5%. p वैल्यू आ गई ये, और जो अल्फा दे रखा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो 20% है. तो अगर p वैल्यू अल्फा से छोटी होती है तो हम h0 को रिजेक्ट कर दें. 5% से चेक करोगे तो डू नॉट रिजेक्ट होगा, 20% से चेक करोगे तो रिजेक्ट होगा. ठीक है, उसके बाद और कुछ भी है इसमें? ओके नहीं. नाउ इसके बाद हम मूव करने जा रहे हैं 5th के बी पार्ट पे. देखिए क्या कह रहे हैं. Suppose the weighted of two different glass products are normally distributed with average weight mu1 mu2. A sample from each of the population is drawn from with the following sample statistic. दो सैंपल है, सैंपल मीन है, सैंपल वेरिएंस है. ठीक है जी. Test whether the mean weight of two distribution are differ or not. Using this, which test do you use here and why? बहुत छोटे छोटे सैंपल साइज हैं गाइस, और सिग्मा भी नोन नहीं है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? हम लोग यूज करेंगे टी टेस्ट. ओके, लिख देना. चलिए, अच्छा जब टी टेस्ट अप्लाई करते हैं ना दो पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग में, तो दो फॉर्मूले होते हैं. बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फॉर्मूला होता है, और एक जब सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर एक जैसे नहीं होते, और एक हम यूज करते हैं जब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल होते हैं. तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है. हेयर वी यूज टी टेस्ट बिकॉज सैंपल साइजेस आर लेस देन 30. फिलहाल हेयर आई एम अज्यूमिंग सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, बिकॉज when you do f test for this you will find this. ये बच्चों ये लाइन ना मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर कहते हैं कुछ नहीं गिवन हो तो नॉट इक्वल टू मान लो, कुछ कहते हैं इक्वल टू मान लो. अगर आपको याद हो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं एफ टेस्ट. ठीक है, तो फिलहाल मैंने इफ समवन हैज डन दिस क्वेश्चन विद द अजम्पशन ऑफ दिस, ही और शी विल गेट द मार्क्स. तो अगर आपने नॉट इक्वल टू लेके किया है तो कोई टेंशन नहीं है. ओके, तब भी चलेगा. फिलहाल मैंने इक्वल माना है तो एस स्क्वायर पी निकाला. पूल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको याद हो, n1 n2 की वैल्यू डाली, उनको 1 में से माइनस किया, ये पूल्ड वेरिएंस आ गया. वेरिएंस ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 एस स्क्वायर पी 1/n1 1/n2, और स्टैंडर्ड एरर आ गया. सबसे पहले जब भी आपको mu1 mu2 p1 p2 ये सब की टेस्टिंग करनी हो, तो सबसे पहले उनके डिफरेंस का आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो, उससे पहले वेरिएंस निकाल लो. ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल में या हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो यूज होगा. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी ये x बार 1 माइनस x बार 2. फिलहाल देखिए मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक h0 लिखा है, h0 लिखा है मैंने, हाँ लिखा है. mu1 इक्वल टू mu2 mu1 नॉट इक्वल टू mu2, यही मेंशन है बच्चों, ये टेस्टिंग कर रही है. तो फिलहाल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी x बार 1 माइनस x बार 2 mu1 माइनस mu2. वैल्यूज डाल दी गाइस सबकी मैंने, ये आ गया 6.44. क्रिटिकल वैल्यूज में होती है t अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2, जो कि टेबल में देखा तो 2.262 आ गया. और ये वाली वैल्यू जो आ रही है 6.44, ये इत्थे कर रही है, तो इसका मतलब रिजेक्ट हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एविडेंस रिजेक्ट टेस्ट नोट, हेंस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. देयर इज नो नी, देयर इज, बिकॉज हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ना, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन वेट. जब भी पता है डिफरेंस के mu1 mu2 वगैरह कंपेयर करते हो तो यही लाइन यूज करो. देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन केस ऑफ रिजेक्शन, और इन केस ऑफ डू नॉट रिजेक्ट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. ओके, ठीक है. चलिए जी, कितने हो गए? 5 डन. और कोई पार्ट है? मैंने बता दिया मैंने टी टेस्ट क्यों यूज किया है, बिकॉज सैंपल साइज बहुत छोटा है. ठीक है, एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट नोन, आर नॉट नोन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस, 6th देखिए, प्यारा सवाल है. क्या कह रहे हैं 6th के में? लेट x denotes the thickness of experiment gun manufactured for vending machine, assuming x is normal with sigma 1.0. ठीक है, a random sample of 25 observation was drawn resulting in a sample mean of this. तो सिग्मा गिवन है, सैंपल साइज 25 का है, एंड ठीक है, और सैंपल मीन इतना है. म्यू की टेस्टिंग करनी है आप लोगों को. फाइन, और क्लियर है x नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, तो सैंपल साइज अगर 40 से छोटा भी है तब भी सैंपल मीन नॉर्मल फॉलो करेगा, है ना. पॉपुलेशन डेटा अगर नॉर्मल फॉलो करता है तो सैंपल मीन हमेशा नॉर्मल फॉलो करेगा, इररिस्पेक्टिव कोई भी साइज. पहले टेस्टिंग करनी है, बहुत इजी वन टेल टेस्ट है, तो मैंने कर दिया होगा शायद. देखो आराम से समझा देता हूँ. h0 में म्यू इतना, a में इतना, n 25 से सिग्मा ये, x बार ये. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया x बार माइनस म्यू अपन सिग्मा बाई रूट n, ये आ गया इतना. इट इज अ टू टेल टेस्ट, तो z
आई थिंक इसमें 1% पे करना है तो अल्फा बाई 2 0.005 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 2.57 होती है, और -2.57 और +2.57 और 1.25 इधर लाई करें तो डू नॉट रिजेक्ट H नॉट हो जाएगा, ठीक है। ऑन द सैंपल एविडेंस वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। अच्छा, इसके आगे के पार्ट थोड़े अच्छे। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, पार्ट 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर व्हेन म्यू इज 7.3। टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले ये भी तो देखोगे कि सैंपल मीन की क्या रेंज होनी चाहिए जिसपे वो रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट होगा, वो सबसे पहले मैटर करता है। टाइप 1 टाइप 2 एरर का वीडियो डाला हुआ है गाइस मैंने यूट्यूब पे, प्लीज आप जरूर देखना। ओके, आई एम सॉरी, मैं इधर हूं और इधर आता हूं, देखिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को मैंने बीटा मान लिया, अल्फा 0.01 है, अल्फा 0.01 है, ऊपर वाले पार्ट को यूज करना है। तो अल्फा की मदद से पहले वो सैंपल मीन निकाल लो, बिकॉज इट इज अ टू टेल टेस्ट। तो -2.57 और 2.57 पे ये Z1 Z2 मान लो, इस पे X बार 1 और X बार 2 निकाल लो। तो Z1 Z2 की वैल्यू डाल के X बार 1 X बार 2 आ गई। मतलब जब सैंपल मीन इनके बीच में लाई करेगा तो हम डू नॉट रिजेक्ट करेंगे, और जब सैंपल मीन X बार 1 से छोटा होगा और X बार 2 से बड़ा होगा, ठीक है, तो हम रिजेक्ट करेंगे। ये होता है ना, ठीक है। तो हमें टाइप 2 पे जाना है तो हमें इसके बीच में जाना पड़ेगा। तो सैंपल मीन जब इनके बीच में लाई करेगा तो हम डू नॉट रिजेक्ट करेंगे। तो बीटा क्या होता है, डू नॉट रिजेक्ट का केस व्हेन म्यू इज 7.3 लेके चलेंगे, है ना, 7.5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली 7.3 लेके, 7.3 है, 73 नहीं है, कैलकुलेट वगैरह करा तो हमारा आंसर आ रहा है जेड वेट लेके प्रॉपर 0.959, ये आ गया मेरे पास। क्या नाम है, टाइप। नेक्स्ट पार्ट है, बोल रहे हैं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फाइंड द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज टू इंश्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर इज 10% व्हेन अल्फा। तो जब अल्फा और बीटा तुम्हें दोनों गिवन होते हैं तो डिवॉर में एक फॉर्मूला है सैंपल साइज निकालने का, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ भी है, और वो फॉर्मूला होता है ये सैंपल साइज सिग्मा दिस जेड अल्फा बाई 2 प्लस जेड बीटा। ये कब, जब टू टेल टेस्ट है, जेड अल्फा बाई 2 जेड बीटा म्यू नॉट माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा 1.20 है, अल्फा बाई 2 0.005 है, ये 0.10, ये 7.5 है, 7.3 है। 7.5 वो हो गया जो कि टाइप 1 एरर के लिए में यूज होता है, और 7.3 वो हो गया जो टाइप 2 एरर के लिए में यूज होता है। तो इसको सोल्व किया तो आ गया 535 विल बी दी आंसर। 6 क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान सवाल था, और मैं से बताऊं 10 नंबर का तो होगा कम से कम, है ना, है यार 10 नंबर। 6 का ए पार्ट है, अच्छा बी पार्ट भी करना है, फाइन, ओके। चलिए गाइस 6 के बी में आते हैं, ये भी ठीक क्वेश्चन है। स्टूडेंट लुक एट द इफेक्ट ऑफ सर्टेन फर्टिलाइजर ऑन अ प्लांट ग्रोथ। द स्टूडेंट टेस्टेड देयर फर्टिलाइजर ऑन वन ग्रुप ऑफ प्लांट एंड डिड नॉट गिव फर्टिलाइजर टू सेकंड ग्रुप। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन mm over 6 weeks were as follows: group A, group B. Test at 5% level of significance whether the fertilizer enhance the growth of plant or not, assuming equal variance। तो equal variance है, सैंपल डेटा दे रखा है, तो सैंपल मीन निकालेंगे, सैंपल वेरियंस निकालेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजर से, एक सेकंड, ग्रुप ए में क्या है, बिना फर्टिलाइजर का है क्या, एक सेकंड क्या कहता है, स्टूडेंट टेस्टेड दिस फर्टिलाइजर ऑन वन ग्रुप ऑफ प्लांट एंड डिड नॉट गिव फर्टिलाइजर टू सेकंड ग्रुप। अच्छा, सेकंड वाले को नहीं दिया, पहले वाले को दिया है। तो पहले वाले को देने से देखना चाहता है कि ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, यानी एक में तो दोनों के मीन इक्वल, और एक में पहले वाले का मीन दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, अगर भाई देखना है ना कि ग्रोथ हुई है नहीं हुई है नए फर्टिलाइजर डालने से नहीं। तो इक्वल वेरिएंस है, तो इसमें भी पूल्ड से करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो मैंने पूल्ड वाला पढ़ाया था, आप उसको अनइक्वल मान के भी चेक कर सकते हैं, जिसमें वो बड़ा वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखिए 6 का भी, तो a x1 b को x2 मान लिया, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर निकाले। मैंने क्यों निकाले मैं बता देता हूं ताकि मेरे मीन वेरिएंस निकल पाए। तो x बार 1 तो हो जाएगा 269/6, x बार 2 हो जाएगा ये, s1 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन x1 स्क्वायर माइनस n1 x बार 1 स्क्वायर, ठीक है, और s1 की वैल्यू आ जाएगी 16.92। सिमिलरली s2 स्क्वायर हो जाएगा समीशन x2 स्क्वायर माइनस n2 x2 बार स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। बेसिक सैंपल वेरिएंस वो निकाल रहे, तो x बार 1 x बार 2 s1 s2 आ गया। s स्क्वायर p निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, पूल्ड सैंपल वेरिएंस के लिए, कैलकुलेट करेंगे, याद रहेगा, पूल्ड सैंपल वेरिएंस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएंस निकालना पड़ेगा, s स्क्वायर p अब 1/n1 प्लस 1/n2, 225.4 वैल्यू डाल दी 6 वैल्यू से। उसके बाद μ1 इक्वल टू μ2 और μ1 इज ग्रेटर देन μ2, है ना, a वाले को दिया था ना हमने फर्टिलाइजर, तो उसकी ग्रोथ चेक करनी थी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स t फॉर्मूला लगाया, x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2, स्टैंडर्ड एरर आ गया 2.32। फिर फाइनली बेटा हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू निकाली,
इट इज अ वन टेल टेस्ट, ध्यान रखना। तो 0.05 और n1 प्लस n2 -2, तो 6 और 6 12 में से 2 गए 10, तो 1.812 राइट टेल टेस्ट है। अब ये 1.812 आया और ये वैल्यू कितनी आई है 2.32, तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यस फर्टिलाइजर डालने से ग्रोथ होगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एविडेंस रिजेक्ट H0 लिख देना, जो भी लाइन है यहाँ पे, दैट वेदर द फर्टिलाइजर इनहैंस द ग्रोथ, यस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एविडेंस वी से दैट फर्टिलाइजर इनहैंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, थैंक यू। 6 तक खत्म हो गया, बस अब 7 बचा हुआ है, ठीक है। देखिए प्लीज भी, चलिए गाइस 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइपोथेसिस अगेन गाइस, हाइपोथेसिस बहुत आसान है, उसको मत छोड़ना, मतलब 30 एक नंबर बहुत होते हैं बच्चों, ठीक है। बस एक बार लैंग्वेज समझ में आ जाए, उसके बाद वही है नल ऑल्टरनेटिव टेस्टिंग। द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री वांट्स टू नो वेदर द ट्रू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय नाइट गार्ड टू वॉक इज राउंड इन 30 मिनट्स इफ इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 राउंड फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन द टाइम टेकन बाय नाइट गार्ड एवरेज। मतलब ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि जो नाइट गार्ड है वो ऑन एन एवरेज 30 मिनट वॉक करते हैं नहीं करते। 25 का सैंपल उठाया जिसमें एक सैंपल मीन 30.8 निकला और स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 निकला। Determine whether this sample provide evidence to reject null hypothesis of mu 30 minutes in favor of the alternative hypothesis mu greater than 30. Use the p-value to test the hypothesis at 1% level of significance and interpret the result. देखो easy है, mu 30 mu greater than 30 ये इंफॉर्मेशन है, n 40 से छोटा है, सिग्मा पता नहीं है, तो क्या लगाएंगे t। p वैल्यू t में भी यूज होता है, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि तुम लोग कुछ बच्चों को सिर्फ z का आता है उतना ही कराएंगे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में t निकाला, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट है, जो आ गया 2.67। तो p वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी t ग्रेटर देन 2.67। अब ये वैल्यू तुम कैसे देखोगे t में, मैं सिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे ये t वैल्यू फिलहाल तो परसेंटेज को लेके वैल्यूज हैं, बट एक टेबल ये भी होती है जहां पे तुम्हें ये वैल्यूज दे रखी होती है, ये t वैल्यूज हैं, इनके कॉरेस्पॉन्ड ये परसेंटेज है। तो हमें कौन सा वाला चेक करना है, 2.67। तो 2.67 में 2.7 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 24 है, 24 है ना, अरे ऊपर चले जा मेरे दोस्त, 24 पे हाँ है, तो 24 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे। तो 2.67 पे 0.008 आ रहा है, तो तभी देखो मैंने 0.008 लिया। p वैल्यू अल्फा 0.01 है विच इज लेस देन दिस, एंड वी रिजेक्ट H0। जब H0 रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, एवरेज टाइम बाय नाइट गार्ड वॉक इज मोर देन 30, खत्म, दैट्स ऑल, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7th के बी पे। चलिए गाइस 7th का बी देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा शोन इन द फॉलोइंग टेबल वेदर द ट्रू प्रपोर्शन ऑफ द शॉपर फेवरिंग शैम्पू ए ओवर शैम्पू बी इज सेम इन 2 सिटीज। ओके, हमें बताना है जो ट्रू प्रपोर्शन है, मतलब पॉपुलेशन प्रपोर्शन है किसका, शॉपर फेवरिंग शैम्पू ए ओवर शैम्पू बी इज सेम फॉर 2 सिटी। मतलब दिल्ली में जो शैम्पू ए को बेसिकली फेवर कर रहे हैं ओवर बी इज सेम एज पुणे में जो शैम्पू ए को फेवर कर रहे हैं ओवर शैम्पू बी, ठीक है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोपोर्शन की टेस्टिंग कर रही है, देख लो। लेट P1 बी दी प्रोपोर्शन ऑफ शॉपर फेवरिंग शैम्पू ए इन दिल्ली एंड P2 बी दी प्रोपोर्शन ऑफ शॉपर फेवरिंग शैम्पू ए ओवर बी भी और देना है इन पुणे। तो P1 हैट P2 हैट तो ये हो गया ना यार, तो निकाल लोगे 132 बटे में 200 और 160 बटे में 250। उसके बाद P1 इक्वल टू P2, दोनों सिटीज में जो शैम्पू ए को फेवर कर रहे थे पुणे और ये सेम है, और ओवर बी मतलब ए को प्रेफर कर रहे हैं बी से ज्यादा, ऐसे बोल लो, एच ए हो गया। ओके, आई थिंक इसकी जो कैलकुलेशन है मैंने थोड़ी पीछे करी है, यस ये रही। तो वेरिएंस निकाला, वेरिएंस P1 हैट 1 माइनस P1 हैट, P2 हैट 1 माइनस P2 हैट बाय N2, ये आ गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड एरर निकाला, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाली, Z वैल्यू निकाली, 2 टेल टेस्ट है 1.96, और ये वैल्यू जो आई है 0.44, ये डू नॉट रिजेक्ट में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, H0 रिजेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है दोनों सिटीज में जो ट्रू प्रपोर्शन है, जहां पे लोग शैम्पू ए को प्रेफर कर रहे हैं ओवर बी, फेवर कर रहे हैं ओवर बी, इज सेम, दिल्ली और पुणे, ठीक है।
चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट। ये अच्छा सवाल है। Let x1 and x2 constitute a random sample from a normal population with sigma square 1. If the null hypothesis mu equal to mu naught is to be rejected in favor of alternative mu greater than mu naught, कब हो रहा है रिजेक्ट? जब x बार mu naught plus 1 से बड़ा है। What is the size of rejection region? अल्फा निकालना है। तो रिजेक्ट कब कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन क्या है? When x bar is greater than mu naught plus 1 given that mu equal to mu naught. टाइप पर एरर निकालना है ना? देखिए, आ जाओ भाई, आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन। तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, अल्फा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन दिस, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। तो यहां पे कर दो माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय सिग्मा बाय रूट एन। अब सिग्मा क्वेश्चन में गिवन है क्या? सिग्मा 1 है और n2 है, 2 का सैंपल उठाया है, बस z ग्रेटर देन 1.42, 1 माइनस z ग्रेटर देन लेस देन 1.42। ये टेबल में देखा, आंसर आ गया 0.0778। ठीक है गाइस, एफ टेस्ट बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, एक आधा सवाल तो बनता ही उसको देना। अ रैंडम सैंपल ऑफ nx इतना, ब्रांड एक्स लाइट बल्ब, x बार इतना, s स्क्वायर इतना, अ रैंडम सैंपल ऑफ n बार इतना, y बार इतना, s स्क्वायर y इतना, यूज दिस अगेंस्ट दिस ग्रेटर देन 1, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, स्टेट योर असम्पशन एंड कंडक्टिंग टेस्ट। गाइस बहुत आसान है, बहुत ही आसान सवाल है, देख लो। टेस्टिंग करनी है ये, एच ये आ गया, एफ क्या होता है? स्क्वायर एक्स बाय स्क्वायर वाई, 1.89 आ गया। क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी एफ 5.05, एनएक्स माइनस 1, एनवाई माइनस 1, तो वो हो गया 6 और 9। टेबल पे चेक कर लोगे, टेबल आती है देखने एफ की, ये रही एफ की टेबल। चलो एक क्वेश्चन तो दिखाई देते हैं। 5%, 6 और 9, 6 और 9, ये रहा 6 V1 और ये रहा 9, ये रहा 9, और देखना 5%, 5% दूसरे नंबर पे है और 6 होगा, ओके ये होगा 3.37 आ रहा है मेरा, यही है क्या? 3.37, यस। देख लो गाइस, ये रहा, ऐसा आपको दिखा देता हूं, ये रहा 9 का 5%, ठीक है, और 6 पे ऐसे जाओगे, यहाँ पे 6 ये रहा ऊपर, तो 3.37 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो 3.37 ये हो गया, और जो टेस्ट स्टैट्स वैल्यू आ रही है वो इधर आ रही है, जो कि कितनी आ रही है? 1.89, हेंस डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। हाइपोथेसिस के क्वेश्चन में करूंगा ना तो क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, बिकॉज उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको यूज किया। पहले 4 सवाल फिर भी ठीक है करना बनते थे, अब ऐसे तो नहीं पढ़ाया जा सकता। नल ऑल्टरनेटिव पता होना चाहिए, टेस्ट स्टैट सबकी एक जैसी, ऑलमोस्ट एक जैसी चलती है सबकी, फाइन, एंड देन फॉर्मूला लगाओ, खत्म, रिजेक्ट डू नॉट रिजेक्ट। ओके, सो आई होप आपको ये पेपर जा रहे हो बहुत गलत कर, कुछ तो फायदा हुआ होगा तुम्हारा, है ना? तो कमेंट कर दो प्लीज, है ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं बहुत अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा चैनल पे। ओके, थैंक यू सो मच।